नमस्कार साथियों, एक बार पुनः चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में नए चैप्टर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। पिछली जो कक्षाएं रही हैं वो भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में मैंने चर्चा भी किया था और पिछली कक्षाएं राज्य व्यवस्था से ही संबंधित रही हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि राज्य व्यवस्था के संबंध में लगभग 10 या 15 दिन की कक्षाएं रहेंगी और 10 या 15 दिन की कक्षाएं जो हैं भारतीय इतिहास से रहेंगी। तो इस समय भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास दो ही जो सब्जेक्ट हैं वो चल रहे हैं। तो आज जो है सब्जेक्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ और भारतीय इतिहास के अंतर्गत देखते हैं। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत पिछली जो कक्षाएं रही हैं, भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों पर चर्चा मैं कर रहा था। भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में मैंने साहित्यिक स्रोत पर भी चर्चा किया था, है ना, और उसके साथ साथ जो विदेशी विवरण थे उस पर मैंने चर्चा किया था। और कौन सा था, आज के जो क्लास है वो पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है ना। तो भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत का भी अहम रोल रहा है और पुरातात्विक स्रोत से भी हमको आपको जानकारी मिलती है कि प्राचीन इतिहास कैसा रहा होगा या मध्यकालीन इतिहास कैसा रहा होगा। तो जो पुरातात्विक जो स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं जरा देखते हैं ना। जो पुरातात्विक स्रोत थे उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे अभिलेख आता है, ठीक है ना, सिक्के आते हैं, स्मारक आता है, भवन आता है, मूर्तियाँ आती हैं या चित्रकला आता है ना। ये सभी जो दिए गए हैं अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, ये सभी किस में आते हैं, पुरातात्विक स्रोत में आते हैं या पुरातत्व में आते हैं, ठीक है ना। अब पुरातत्व में अभिलेख का सबसे अहम रोल है अभिलेख का। पुरातात्विक स्रोत में जो अभिलेख होते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि इतिहास की प्रामाणिकता तभी सिद्ध होती है जब उसके विषय में कोई अभिलेखी साक्ष्य मिला हो, सिक्के मिले हों, है ना। इतिहास जो है प्रमाणिक तभी माना जाता है जब उसके संबंध में अभिलेख मिले हों या सिक्के मिले हों। इस तरह की कुछ जो विश्वसनीय पुरातात्विक स्रोत मिले हों तभी इतिहास को एक तरह से विश्वसनीय माना जा सकता है। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत थे, तो विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों में जैसे अब अभिलेख जो थे, अभिलेख के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, है ना। तो उसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे अभिलेख के अंतर्गत जो खुदे हुए चीज़ मिले थे, है ना, जो अभिलेख की खुदाई के बाद जो चीज़ मिले थे उसमें क्या क्या था, स्तंभ भी मिले थे, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं के खुदे हुए साक्ष्य मिले हैं। यानी कि इस तरह से जो जैसे स्तंभ थे, स्तंभ में भी अभिलेख खुदे हुए पाए गए हैं। जो शिलाएँ थी, शिलापट थे, शिलाओं पे भी अभिलेख खुदे हुए मिले हैं। ताम्रपत्रों पे भी अभिलेख खुदे हुए मिले हैं, मुद्राओं पे भी मिले हैं, है ना। तो अभिलेख जो थे, इस तरह से अभिलेख के विषय में जानकारी मिलती है कि मूर्तियों पे भी अभिलेख खुदे हुए प्राप्त हुए थे उस समय। आगे की तरफ चलेंगे तो देखेंगे जो अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होते थे, तो सबसे पुराना या यूँ कहें कि सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख भारतीय इतिहास में जो कहलाता है, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन जो अभिलेख था वह कौन सा अभिलेख था, मध्य एशिया का अभिलेख था। मध्य एशिया का बोधज कोई, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बराबर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, बराबर कंपटीशन में प्रश्न आता है कि सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख पाया गया था भारत में वह कौन सा अभिलेख था, मध्य एशिया का बोधज कोई अभिलेख था। तो बोधज कोई अभिलेख जो था ये कब प्राप्त हुआ था, 1400 ईसा पूर्व में यह प्राप्त हुआ था, है ना। तो बोधज कोई अभिलेख जो था वो 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ था, परंतु इसकी यथार्थता सिद्ध नहीं होती है। बोधज कोई अभिलेख की यथार्थता सिद्ध नहीं होती है। यथार्थता तब सिद्ध होती है कि बोधज कोई अभिलेख के बाद, है ना,
भारत में यूँ कहें कि जो अशोक के अभिलेख थे सबसे पहले, है ना, ये तो पूछते कि सबसे प्राचीन जो अभिलेख था, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख था, तो विकल्प में जैसे बोधज कोई दे सकता है मध्य एशिया का, स्थान के नाम में ही बोधज कोई अभिलेख है, स्थान का भी नाम बोधज कोई है और अभिलेख का भी नाम बोधज कोई अभिलेख है। तो ये इसका भी क्वेश्चन आ जाता है ना। लेकिन भारतीय इतिहास में यूँ कहें कि जहाँ से यथार्थता रूप मिलती है वह क्या है, कहाँ पे है, अशोक के अभिलेख से माना जाता है। भारतीय इतिहास में यूँ कहें कि जो अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो अशोक के अभिलेख से ही इसका प्रारंभ होता है। तो अशोक के अभिलेख के जो सबसे पहले मिले थे, तो अशोक के नाम के अभिलेख प्राप्त हुए थे सबसे पहले, है ना। तो अशोक के नाम के अभिलेख यानी कि अशोक नाम लिखा हुआ मिला अभिलेख, है ना। तो अशोक के नाम का जो अभिलेख मिला था कहाँ कहाँ से मिला था, तो 3 जगहों से मिला था। कौन कौन सा था? एक मास्की अभिलेख था, बहुत चर्चित अभिलेख है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बराबर पूछता है कि अशोक का नाम या उसके नाम का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मास्की से प्राप्त हुआ था। कभी कभी इस तरह से पूछ देता है कि मास्की कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, हैदराबाद में है, ठीक है ना। तो कौन सा है कि मास्की अभिलेख जो है यह हैदराबाद में है, तो इससे भी अशोक के नाम की जानकारी प्राप्त होती है। गुर्जरा अभिलेख है, तो जिसे गुर्जरा जो था ये एमपी में, मध्य प्रदेश में है। गुर्जरा अभिलेख जो था ये मध्य प्रदेश में है। और पानगुंडई या पानगुंडैया अभिलेख, तो पानगुंडैया अभिलेख जो था ये भी है, मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ था। तो मध्य प्रदेश यानी 3 अभिलेख थे, मास्की, गुर्जरा और पानगुंडैया, ये 3 अभिलेख थे जिससे जो है अशोक के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। अशोक का नाम अशोक था, है ना। तो यह किससे जानकारी मिलती है? मास्की से, गुर्जरा से और पानगुंडैया अभिलेख से प्राप्त होती है। तो मास्की हैदराबाद में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में और पानगुंडैया भी मध्य प्रदेश में यह अभिलेख पाए गए थे। और क्या है कि जैसे अशोक के व्यक्तिगत नामों का भी उल्लेख प्राप्त होता है ना। और क्या है, कुछ उपाधियां भी मिलती हैं, उसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। जैसे अशोक का नाम अशोक प्रियदर्शी, है ना। अशोक प्रियदर्शी यूँ कहें देवताओं में प्रिय, तो अशोक को अशोक प्रियदर्शी कहा जाता था। ये भी अभिलेखी साक्ष्य से ही जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक का नाम अशोक प्रियदर्शी भी था। तो इस तरह से अशोक के बारे में जानकारी मिलती है लेखों में। प्रियदर्शी राजा कहा जाता था, इस तरह की बातें थी। हाँ, जो अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अधिकांश अशोक के जो अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो 3 लिपियों में खुदे हुए प्राप्त हुए हैं। तो 3 लिपियाँ उस समय अशोक के समय में प्रचलित रही हैं। एक ब्राह्मी लिपि थी, तो ब्राह्मी लिपि थी, दूसरी थी खरोष्टी लिपि और तीसरी जो थी वो आरमाइक लिपि थी, है ना। तो 3 लिपियाँ भी उस समय प्रचलित थी। तो जैसे कुछ अभिलेख जो खुदे हुए मिले तो ब्राह्मणी लिपि में मिले, कुछ खरोष्टी लिपि में मिले, कुछ आरमाइक लिपि में मिले। तो जैसे ये तो इतिहास जानने के स्रोतों के विषय में चर्चा मैं कर रहा हूँ। जब आपको अशोक पढ़ाऊंगा तो पूरा विस्तृत बताऊंगा कि कौन सा खरोष्टी में मिला था, कौन सा ब्राह्मी में मिला था, आरमाइक कौन कौन सा था। तो ये तो केवल इतिहास जानने के स्रोतों के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ये ब्राह्मणी लिपि जो था वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी, है ना। तो ब्राह्मणी लिपि जो थी वो बाएं से दाएं की तरफ, यानी कि यहाँ से इधर की तरफ लिखी जाती थी, बाएं से दाएं की तरफ। ठीक ब्राह्मणी लिपि का उल्टा खरोष्टी लिपि थी, वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। एक को जानेंगे तो दूसरा नहीं भूलेगा। ब से ब्राह्मणी और ब से बाएं, तो ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं, दोनों को अगर जोड़ के पढ़ेंगे तो गलती नहीं होगी। और खरोष्टी लिपि की बात आएगी तो ठीक उसी का उल्टा कर दीजिएगा। तो ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। और आरमाइक लिपि भी प्रचलन में रहा है। तो खरोष्टी जो आरमाइक लिपि था, आरमाइक लिपि जो था वो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुआ था, है ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान से ही प्राप्त हुआ था आरमाइक लिपि। तो ये सारी जो जानकारी है अशोक के विषय में। तो अशोक के नाम का जो उल्लेख था यानी कि मास्की, गुजरा, पानगुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है।
तो यथार्थ रूप में यदि देखा जाए भारत में अभिलेख का जो प्रचलन था वो अशोक के समय से ही प्रारंभ होता है। अशोक के बाद भी जो अभिलेख उत्कीर्ण करने की परंपरा रही है, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे खारबेल का जो हाथी गुफा अभिलेख था ये भी बहुत प्रचलित था, है ना। तो कभी कभी अभिलेख से भी पूछ देता है कि जैसे हाथी गुफा अभिलेख किसका था, तो खारबेल का था। खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख था। और शक छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, ये भी बहुत प्रचलित अभिलेख रहा है जूनागढ़। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहा है कि पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से मिला था, तो कहाँ से मिला था, ये गुजरात से मिला था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, ये अशोक के बाद का अभिलेख है। और भी सातवाहन खारवेल सातवाहन नरेश का था। पुलमावी का नासिक गुफा अभिलेख था, ये भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है एग्जामों में। हरसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, है ना, ये भी तो अभिलेख ही है। यानी कि हरसेन जो था, है ना, तो हरसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था एक तरह से, है ना, संधि विग्रह भी कह सकते हैं समुद्रगुप्त का। तो उसने भी हरसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, यह जो था यह हरसेन द्वारा लिखा गया था। तो हरसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बराबर कंपटीशन में। मालवा नरेश जो यशोवर्धन का मंदसौर अभिलेख भी प्रचलन में उस समय रहा है। और भी अभिलेख थे, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख रहा है, जिसे एहोल अभिलेख कहा जाता है। और प्रतिहार नरेश राजा भोज का ग्वालियर अभिलेख रहा है, ये भी बराबर कंपटीशन में आता है। असगंध गुप्त का भीतरी या जूनागढ़ लेख रहा है। बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख रहा है, तो देवपाड़ा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पूछता है। तो ये विजय सेन यानी बंगाल के शासक विजय सेन थे, उनका देवपाड़ा अभिलेख है। कुछ गैर सरकारी अभिलेख के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं अशोक के बाद। कुछ गैर सरकारी अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर यानी बिदिशा बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, है ना, जो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख था वह यवन राजदूत हेलियोडोरस का रहा है। तो ये विदेशी अभिलेख कहा जा सकता है। तो हेलियोडोरस का पूछता है कि बेसनगर अभिलेख, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के भागवत धर्म के विकास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बराबर पूछता है कि जो हेलियोडोरस के विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख थे, तो बेसनगर गरुड़ स्तंभ जो लेख था, इससे सबसे पहले द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से जानकारी प्राप्त होती है कि भागवत धर्म का विकास प्रारंभ हुआ था। यानी भागवत धर्म के विकास कैसे हुआ था, इसका प्रारंभ कैसे हुआ था, इसकी सबसे पहले जानकारी ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का एरण से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमान का भी अभिलेख है, तो तोरमान के लेखों का भी विवरण प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो अभिलेख से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद मुद्राओं से भी प्राप्त होती है ना, मुद्राओं से प्राप्त होती है, स्मारकों से प्राप्त होती है, भवनों से प्राप्त होती है, मूर्तियां से भी प्राप्त होती है इतिहास जानने के स्रोतों में। तो अगली जो क्लास होगी वह मुख्य रूप से मुद्राएं से संबंध में होगी कि मुद्राएं से कौन कौन सी मुद्रा सर्वप्रथम जारी की गई थी और क्या क्या जानकारी उससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।